बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हमें जो डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है इनपुट सिंटैक्स। इनपुट सिंटैक्स टॉपिक का नाम इस तरह से क्यों दिया गया है कि इसमें हमने ये सीखना है कि जो मैथ्स की इक्वेशंस को हम लोगों ने मैथमेटिका में लिखना है उसको किस किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो जो बेसिक थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर आउट दिस first. Again open Mathematica. So here we go. तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये जैसे 39/13, ये ओवर की फॉर्म आपने कैसे लिखनी है। इंस्टेड ऑफ मैथ्स में हम लोग कैसे लिखते हैं कि उसको ओवर की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं जैसे कि आप लोगों को ट्रेडिशनल फॉर्मेट में शो किया गया है, लेकिन जो लीनियर सिंटैक्स है उसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं। दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ट्रेडिशनल सिंटैक्स को लिखने का तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी जो लीनियर सिंटैक्स है वो तो इजीली आप लोग लिख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल सिंटैक्स लिखने के लिए आपने कंट्रोल कीबोर्ड से की प्रेस करनी है और उसके बाद आपने बैक स्लैश लगा देनी है या फिर स्लैश लगानी है, जो कि ओवर की फॉर्म में इस तरह से ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, लिख के देख लेते हैं 39 और मैंने कंट्रोल की प्रेस की अपने कीबोर्ड से और स्लैश प्रेस की और यहाँ पे 13 लिख दिया। अब 13 लिखने के बाद इसको मैं शिफ्ट और एंटर करूँगी, आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये था कोई जो इनपुट सिंटैक्स है वो कैसे आपने राइट करना है। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि जो पावर की शक्ल है वो हमने कैसे बनानी है। 2 की पावर 5, तो ये कैसे बनाएंगे। कंट्रोल प्लस ये कैप जो साइन होता है, यानी कि कीबोर्ड से जो 6 डिजिट होगा वो आपने प्रेस करना होगा। जिनकी न्यूमेरिक कीज़ हैं उसकी बात नहीं करी, जो कीबोर्ड के ऊपर सेकंड रो में आपके पास आ जाएगी 6 की, उसको प्रेस करना होगा। ठीक है, इसके बाद बाकी एक्सप्रेशंस हैं वो भी आप लोगों को नज़र आ रही हैं कि पावर की फॉर्म आपने कैसे बनानी है, ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद आपने ये आई कैसे लिखना है। ठीक है, या तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट आपने बनाना है तो आपने ऐसे करना है। सबस्क्रिप्ट बनाना है, सबस्क्रिप्ट मतलब कि जो नीचे पावर लिखी जाती है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जो मतलब कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी जाती है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, सॉरी। तो उसके बाद क्या है, फ्रैक्शन में भी मैंने आपको बता दिया। स्क्वायर रूट जो है, या तो स्क्वायर रूट बॉक्स इस तरह से ही लिख लें या फिर SQRT भी आप लिख सकते हैं, दैट इज़ ओके विद द मैथमेटिका। इसके बाद अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, कंट्रोल+2 आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और नंबर लिख देना है जिसका भी आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल और 2, ये देखें जी, कीबोर्ड से कंट्रोल और 2 मैंने प्रेस किया और 4 लिख दिया इसके अंदर, और इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और इसके बाद हमने शिफ्ट और एंटर किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है 4 का। ये तो था कि कुछ आपने एक्सप्रेशंस कैसे लिखनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं, स्लाइड नंबर 27 के ऊपर के जो मल्टीप्लाई साइन है। ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिका में। जैसे मैथ्स की टर्म में हम लोग किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में कुछ ना भी लिखें, मतलब खाली स्पेस दे दें, इट्स मीन कि दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप स्टेरिक सिंबल यूज़ कर लेते हैं तो स्टेरिक सिंबल का भी सेम ही मतलब है। हम मैथमेटिका के अंदर क्रॉस का साइन यूज़ नहीं करते फॉर मल्टीप्लिकेशन पर्पज़। और जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है यानी कि वो भी सेम होगी डिमॉस रूल के तहत, कि सबसे पहले ब्रैकेट्स वगैरह हल की जाएंगी या फिर आप लोगों की जो पावर्स होंगी उसको हल किया जाएगा। उसके बाद आप लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दैट विल बी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमने जो फंक्शंस हैं उनके जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आपने ऑलवेज कैपिटल में रखना है। इससे पहले जो हमने अभी बिल्ट इन फंक्शन
जो डिस्कस किया था फैक्टर वाला, उसमें आपने नोट किया होगा फैक्टर का एफ मैंने कैपिटल लिखा था, तो डेट रेफर्स टू अ फंक्शन डेट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन मैथमेटिका. All of the built-in function are spelled out in full form. यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शंस है ना, उनको आपने जब भी आप स्पेल्ड आउट करेंगे वो फुल फॉर्म में करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि डी अगर आप लिखेंगे तो किसी भी नंबर का आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो डी लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर जिस भी चीज़ का आप डेरिवेटिव जिस भी चीज़ को आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप स्क्वायर रूट की भी बात कर सकते हैं. तो स्क्वायर रूट में ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर रूट के पूरे स्पेलिंग लिखें. SQRT आप लिख सकते हैं. दैट इज़ ओके विद मैथमेटिका. मैथमेटिका को पता चल जाएगा कि SQRT का क्या मतलब है. इसके बाद लॉग है. लॉगरिथम लिखने के बजाय आप सिंपल लॉग भी लिख सकते हैं. ये भी आप लोगों के वर्किंग हो जाएगी. डिटर्मिनेंट लेने के लिए DET आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो फुल नेम है वो फॉर बेटर है एज डेट ऑफ सिम्बल्स यूज़ करने के, क्योंकि सिंबल जो उनसे होते हैं ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं. यानी कि सिंबल्स को देख के आपको कभी कभार नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली वो फंक्शन किसके लिए है. जैसे कि कॉन्जुगेट, यहाँ पे एग्जांपल कॉन्जुगेट फंक्शन की एग्जांपल दी जा रही है, जिसको आप लोग बुक खोलें तो बुक के अंदर यहाँ पे डिटेल में दिया गया है. ये देखें पेज नंबर गालिबन है 21 के ऊपर कॉन्जुगेट मतलब कि ये फंक्शन अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे 3 + 4i, तो कॉन्जुगेट विल वर्क लाइक जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है. तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के 3 - 4i आ जाएगा. अब ये कॉन्जुगेट क्या है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं ये कॉन्जुगेट किसके लिए वर्क कर रहा है, बजाय कि यहाँ पे DET जो है वो डिटर्मिनेंट शो करने के लिए. लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि इट इज़ ईजी टू गेस इफ़ अगर आप फंक्शन का नाम फुल लिखेंगे. ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों के काउंट में होनी चाहिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट्स रेफर्स टू द फंक्शन आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट्स को शो करते हैं ये. और जो हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं डेट रेफर्स टू द लिस्ट और रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जहाँ पे भी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं मैथमेटिका में यूज़ की जाएंगी उसमें, या फिर नॉर्मली भी आप लोग जो सेट्स होती हैं या लिस्ट होती हैं उसको आप लोग कर्ली ब्रैकेट से ही इनक्लोज करते हैं. लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं उसका स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है कि यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉन्जुगेट की एग्जाम्पल देखी, अगर हम लोग यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कॉन्जुगेट, ये देखें जी कॉन्जुगेट जैसे मैंने लिखा नीचे आपके सजेशन में आ गया. और इसके बाद हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट 3 + 4i, तो इसको जैसे ही शिफ्ट और एंटर किया, वेल द थिंग वाज कि अगर आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल हो, आपने करना क्या है, बजाय कि आप लोग एक्सटर्नल हेल्प लें. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अभी हमने कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया आई मैंने पास करके, तो एज डेट ऑफ जैसे कि हम लोग बुक्स के अंदर करते हैं, नोटबुक्स के अंदर करते हैं. अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे हेल्प का आइकन आप ओपन करें और उसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें. तो कैपिटल I लिखना है इंस्टेड ऑफ स्मॉल i. ठीक है, तो डेट विल वर्क फॉर आइटा वैल्यूज़. तो यहाँ पे इसको अगर मैं कैपिटल I कर देती हूँ, ये देखिए, तो इसको शिफ्ट एंटर किया तो आपके पास ये कॉन्जुगेट आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोग अपने नोटबुक के ऊपर कॉन्जुगेट लेते हैं किसी भी नंबर का, इमेजिनरी नंबर का. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपको फर्दर एग्जांपल्स दी गई हैं कि लिस्ट को किसी दूसरे लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है. अब ये होगा क्या कि ये जो 3 नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इन नंबर्स के साथ. तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर को तीसरे के साथ. तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी.
इसके अलावा हमने दो तरह से बात की ना कि कर्ली ब्रैकेट्स किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं फॉर द फंक्शन पर्पस के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। तो यहाँ पे प्लॉट फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं। इसको हम लोग पहले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, इस इक्वेशन के ऊपर इन वैल्यूज़ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्लाइड नंबर 31 के ऊपर आ जाएं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेमी कॉलन का क्यों यूज़ होता है। तो सेमी कॉलन बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो कंप्यूटेशन मतलब कि वैल्यू कंप्यूट हुई है उसको अभी शो नहीं करें, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग उस रिज़ल्ट को बाद में किसी अपनी कैलकुलेशन के अंदर यूज़ कर सकें। जैसे कि नम्स वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू कंप्यूट हो के आई है, इस रेंज की वैल्यू, यानी कि 10,000 के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो रेंज किस में आ गई है, इस नम वेरिएबल के अंदर आ गई है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हमने प्लस करना है, यानी कि ये नम्स के अंदर जितने भी नंबर हैं उनको प्लस कर देना है। किसने करना है, अप्लाई फंक्शन ने करना है। इसको हम लोग पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अप्लाई फंक्शन विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑन दीज। तो ये हमारे पास अप्लाई जैसे ही किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। नंबर जो आएगा उसके बाद हमने क्या करना है कि लेंथ लेनी है कि कितनी हमारे पास नम्स की लेंथ है, और उस लेंथ को हमने किस नंबर से डिवाइड करना है, या फिर किस नंबर को लेंथ पे डिवाइड करना है, परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज का क्या मतलब है, लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज साइन विल अलाउ यू टू यूज़ योर प्रीवियस रिज़ल्ट को उसने लेंथ ऑफ नम्स के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इनपुट सिंटैक्स के बारे में। यानी कि इनपुट सिंटैक्स में ये बताया जा रहा है कि जो इस इनपुट सिंटैक्स में फर्दर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि जो मल्टीपल लाइंस है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर 3 मैंने एक लाइन पे लिखा, स्ट्राइक उस लाइन पे उसी लाइन पे लिख दिया और नीचे 4 लिख दिया, तो दैट विल नॉट मैटर। मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको एक दफ़ा 3, और मैं यहाँ पे स्टेरिक लिख रही हूँ। स्टेरिक किस लिए यूज़ होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए 2। और अब मैं इसको मतलब कि एंटर किया हुआ है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट और एंटर नहीं किया था, सिंपल एंटर किया। 3 स्टेरिक के बाद सिंपल एंटर किया है। अब यहाँ पे 2 के बाद मैं शिफ्ट एंटर कर रही हूँ, तो शिफ्ट एंटर विल एवेल्यूएट द रिज़ल्ट 6, ठीक है। यानी कि ये दोनों ये पूरी लाइन एक ही कंसीडर की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम ये देखेंगे कि हम अपने जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कमेंट्स क्यों और कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो कमेंट्स होते क्या हैं, कमेंट्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपका मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर देखता ही नहीं है। ये हम अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए ऐड करते हैं ताकि हमें ये याद रह जाए कि हमने जो स्पेसिफिक इक्वेशन लिखी थी वो किस लिए लिखी थी, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे 2 एग्जांपल आप लोगों को शो की जा रही हैं कि ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, या फिर ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशन है जिसको हम लोगों ने मैथमेटिका में कंप्यूट करना है। अब डी आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, डिफरेंशिएशन के लिए शॉर्ट फॉर्म में डी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डी क्या करेगा, साइन फंक्शन को अप्लाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 1, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो ब्रैकेट के अंदर अगर आप इस तरह से लिख देंगे ना तो साथ में ये चीज़ आप लोगों को याद रहेगी कि इसका इस इक्वेशन का मतलब क्या था जब आप ये लिख रहे थे। तो ये जो इक्वेशन, ये जो सेंटेक्स है ना, मतलब कि ये ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और स्टेरिक के बाद जो कुछ भी लिखा होगा, जब तक ये राउंड स्टेरिक और राउंड ब्रैकेट के साथ बंद नहीं हो जाता तब तक ये इक्वेशन जो आपके मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है वो रीड ही नहीं करेगा, उसको देखेगा ही नहीं, उसको कंसीडर ही नहीं करेगा अपने कैलकुलेशन के टाइम पे या फिर कुछ भी कैलकुलेट करते हुए। ठीक हो गया ये तो हमने एक और डिफरेंशिएशन की एग्जांपल कर ली। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव इनपुट सिंटैक्स। इसके जो इनपुट सिंटैक्स अभी तक हम लोग यूज़ करते आए हैं, इसके अलावा भी कुछ और
अल्टरनेटिव सेंटेंस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे आसान एग्जांपल जो दी गई है आपके पास n ब्रैकेट के अंदर पाई। अब ये पाई वैल्यू क्या है, ये पाई वैल्यू मतलब कि ये जो इनपुट देंगे ना, इसके बाद जो पाई की वैल्यू है वो वैल्यूएट होके आएगी। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159। अब या तो आप ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या फिर आप लोग एट दी रेट साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। एट साइन का यूज़ करके आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। अभी हमें फंक्शन का नाम क्या है, n है, ठीक है, या फिर फंक्शन का नाम बाद में लिख के और जो आर्ग्यूमेंट है उसको पहले भी मेंशन कर सकते हैं। तो तीनों केसेस में रिजल्ट विल बी द सेम। तो अब एक और बात कर लेते हैं कि दो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल n पाई और 30। अब ये पाई और 30 जो है ना, हम कैसे पास करते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को पहले लिखें और फिर आप टिल्ड साइन लगाएं कीबोर्ड के ऊपर, एस्केप के बिल्कुल नीचे ये की साइन आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिख देना है और फिर दोबारा से टिल्ड साइन और 30, यानी कि 30 डेसिमल्स तक पाई की वैल्यू शो की जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्लाइड नंबर 35 पे आ जाए। 35 के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन वाले जो फार्मूलाज होते हैं, यानी कि इंटीग्रेट ऐसी इक्वेशन जिनको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं मैथमेटिका में, उसको हमने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर में लिखना कैसे है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा है। तो उसमें भी आपने करना क्या है कि दो तरीके हैं। एक तो आप ये है कि इंटीग्रेट फंक्शन यूज़ कर लें, जिस भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेने चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये जो dx लिखा जाता है ना, ये x जो है यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। अब जिस भी इक्वेशन का आपने जिस भी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, या तो इस तरह से लिख लें या फिर आप लोग पैलेट्स यूज़ कर लें, बजाय कि आप लोग कीबोर्ड से इंटीग्रेट पूरा स्पेलिंग लिखें, ठीक है। पैलेट्स का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पैलेट्स ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है आपके मैथमेटिका के अंदर। तो ज़्यादा इजी तो यही रहेगा कि आप लोग इंटीग्रेट लिख लें, जैसे आप लोगों को ज़्यादा ईजीली दोनों ही केस में आप लोगों का रिज़ल्ट जो होगा वो सेम होगा। इस केस में भी आप दे सकते हैं और इस केस में भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राइटिंग एक्सप्रेशन इन ट्रेडिशनल वेज। अब एक्सप्रेशन जो है ना, उनको हम एक्सप्रेशंस को भी हम ट्रेडिशनल वेज में दिखा सकते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने इंटीग्रेट करने का जो देखा था तरीकाकार, उसमें एग्जाम्पल के साथ देख लिया था। अब हम इंटरसेक्शन की एग्जाम्पल देखेंगे कि दो सेट्स हैं उसकी इंटरसेक्शन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए एक तो तरीकाकार ये है कि पैलेट्स के अंदर से आप ये साइन यूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन स्पेलिंग लिखें पूरे और उसके बाद ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट के अंदर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट विल शो हाउ मैनी के इस ब्रैकेट के अंदर अब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करेंगे, दो लिस्ट पास कर देंगे, जिन जो सेट्स के ऊपर आप इंटरसेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो लिस्ट आप पास कर दें। अदरवाइज़ ये तरीका भी आपके पास यूज़ करने के लिए अवेलेबल है इन द मैथमेटिका। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रंट एंड कर्नल के बारे में। तो फ्रंट एंड और कर्नल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड बेसिकली है क्या। आपके मैथमेटिका में आपकी जो नोटबुक है बेटा, जो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे, ये अनटाइटल वॉल फ्रेम मैथमेटिका, ठीक है, ये सारी क्या है आपकी नोटबुक है जो कि आप लोगों को एक्चुअल में दिखाई दे रही है, ठीक है। मैथमेटिका इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोग्राम, मतलब कि ये जो फ्रंट एंड है ये अलग से वर्क कर रहा है, जो कर्नल है, कर्नल को हम लोग दूसरे वर्ड्स में बैक एंड भी कहते हैं, ये अलग से वर्क कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो नोटबुक है वो फ्रंट हैंड है जो कि यूज़र को नज़र आ रहा है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू यूज़र मैथमेटिका के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसका काम क्या होता है, यूज़र से इनपुट ले और उसको प्रोसेस करे, उसको आउटपुट दे दे, बस इतना सा काम होता है। जो प्रोसेसिंग का काम है, जो बीच का काम है, कैलकुलेट करने हैं, रिज़ल्ट कैलकुलेट करने हैं, उसको इनपुट लेनी है, कहाँ से लेनी है, फ्रंट एंड से लेनी है, किसने लेनी है, कर्नल लेनी है, कर्नल या बैक एंड ने लेनी है। कर्नल क्या है, बैक एंड क्या है, जो कंप्यूटेशंस हैं वो बैक एंड पे जाके होंगी।
तो हम अपनी तरफ से इनपुट कहाँ पे देंगे, फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, फ्रंट एंड यानी कि इस नोटबुक के ऊपर। अब इसके बैक साइड के ऊपर वर्किंग करने के लिए एक अलग से एरिया है जिसको हम कर्नल कहते हैं, ठीक है। कर्नल का क्या काम होगा, जो भी रिक्वेस्ट आई हैं, जो भी इनपुट आई है उसको देख के उसको उस हिसाब से कंप्यूट करेगा, ठीक है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा। तो कर्नल का काम ये सारा होगा, और करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसको फ्रंट एंड तक भेजना भी कर्नल की ही जिम्मेदारी में शामिल होगा। अब यहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको वर्बली बताया है, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो फर्दर थर्ड लेयर कह लें आप, मैथ लिंक के नाम से होती है, इसको फिगर के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट एंड यूज़र है, यूज़र ने फ्रंट एंड पे दिया है 2+3 करना है, ठीक है। ये किस तरह से, किस पे दिया उसने, फ्रंट एंड यानी कि आपकी नोटबुक के ऊपर GUI इंटरफेस के ऊपर उसने दिया। अब GUI इंटरफेस वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा किसको, मैथ लिंक को। मैथ लिंक एक थर्ड लेयर है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाता है, पॉसिबल बनाता है, ठीक है। इसके बाद बैक एंड के ऊपर क्या है, हमारे पास कर्नल है। कर्नल ने क्या करना है, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उसको कंप्यूट करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। अब कैलकुलेशन के बाद क्या होगा कि आप लोगों के पास रिज़ल्ट आ जाएगा, जो भी वो रिज़ल्ट विल बी सेंड बैक टू द मैथ लिंक, और मैथ लिंक फर्दर उस रिज़ल्ट को फॉरवर्ड कर देगा आपके फ्रंट एंड के पास, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से वर्क करता है आपका मैथमेटिका सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ डज़ इट वर्क। मैथ लिंक के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कर्नल और नोटबुक की कम्युनिकेशन को में हेल्प करता है। इसको फर्दर और भी सॉफ्टवेयर के साथ हेल्प, तो मैं ये कह रही थी कि इसको फर्दर हम लोग किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैथमेटिका के अंदर नहीं, इसके अलावा जावा और फर्दर कुछ जो वर्ड प्रोसेसर या फिर स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस होती हैं उसके साथ भी लिंक करने के लिए, उसके अंदर भी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है मैथ लिंक एक प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे पास एरर्स का। आई थिंक सो ये लास्ट ही है, यस। तो लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास एरर्स का है, ठीक है। एरर में क्या है कि अगर आप कुछ गलत लिख देते हैं, लिखने में गलती हो सकती है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, तो हमने अगर लिखने में कुछ गलती कर दी है तो होगा क्या कि जो एरर्स होंगे ना वो हमें नहीं बताए जाएंगे कि हमने कहाँ पे एरर किया है, लेकिन जो आउटपुट होगी ना, आउटपुट दे के हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमने कोई गलती कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइन हमने 1.5 का लेना था, ठीक है, तो साइन के स्पेलिंग जो हैं वो SIN कंसीडर किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ SINE, पूरा नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो अगर मैं साइन सिर्फ लेती हूँ SIN, कैपिटल SIN, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मुझे SIN नज़र आ गया। अगर मैं इसको गलती से फिर भी गलत करके और यहाँ पे 1.5 सॉरी पास करती हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या, शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो साइन की जो वैल्यू थी, ये प्रीवियस रिज़ल्ट दोबारा से वापस आ रहे हैं साथ साथ में। तो इसके बाद नेक्स्ट बात कर ले, हाँ, साइन की जो वैल्यू थी वो क्या है, ना तो वैल्यूएट हुई है और ना ही उसने मुझे यहाँ पे कोई एरर शो किया कि यहाँ पे कोई एरर है जी। तो यहाँ पे क्या है कि उसने सिंपली जैसी वो एरर्ड जो आपका क्वेश्चन था जिसमें एरर था वो सिंपली उसने सेम टू सेम एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ठीक करके लिखते हैं SIN, सॉरी कैपिटल SIN, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि आप देख सकते हैं एक अपवर्ड एरो शो हो रहा है रेड कलर से, ये क्यों शो हो रहा है, ये बता रहा है हमें कि जो अभी आपने एक्सप्रेशन लिखी है, जो फंक्शन लिखा है, इसके अंदर लाजमी तौर पे एक आर्ग्यूमेंट पास होना है जिसके ऊपर साइन लिया जाएगा 1.5, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करती हूँ
तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, ये रिज़ल्ट आ गया। ये वाली पुरानी आउटपुट क्यों आ रही है? क्योंकि इनपुट जो है वो रेफ़र कर रही है 14 से। तो इसी तरह से इंटीग्रेट का अगर आपने स्पेलिंग कुछ गलती कर दी है तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम आउटपुट आ जाएगी। इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर आपने इनकरेक्ट नंबर्स पास कर दिए हैं, यानी कि लॉग फंक्शन फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे देख लें आप LOG, तो यहाँ पे आई का साइन में प्रेस करके इसको हम लोग देखते हैं कि कितने ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। लॉग का फंक्शन या तो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है या 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम लोग इससे ज़्यादा आर्गुमेंट पास करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए एरर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जो एक आर्गुमेंट है वो बेस ई से बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा लॉगरिथम, किसी भी नंबर, जो भी नंबर सी यानी कि जी की जगह पे जो भी नंबर पास किया जाएगा ना उसको बेस ई से आर्गुमेंट ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 2 आर्गुमेंट्स वाला ना उसमें जो स्पेसिफिक आप बेस दोगे ना उस बेस के साथ आर्ग्यूमेंट लिया जाएगा, यानी कि पहला जो नंबर दिया जाएगा ना उस नंबर से उस नंबर को एज अ बेस कंसीडर किया जाएगा। तो मैं अगर 3 आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ वो भी आपका एक एरर केस ही होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये है कि फैक्टर इंटीजर, तो फैक्टर इंटीजर भी इसमें भी यहाँ पे गलती की गई है, तो इसलिए एज इट इज़ उसने सेम टू सेम प्रिंट कर दिया है दोबारा से। उसके अलावा यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप लोग सिंटैक्स लिखने में कंफ्यूज हो जाते हो तो आप लोगों को के लिए एक हेल्प का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ी देर में हमने अभी बल्कि लॉग का भी देख लिया था, तो ये जो हेल्प का साइन है ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये आई का साइन यूज़ होता है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये लेट जो प्रीवियस वर्जन्स थे ना उसके अंदर इसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क टाइप यहाँ पे इस तरह के साइन यूज़ किए जा रहे थे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिका। कुछ हमने ग्राफ्स बनाने सीखे, ग्राफ्स के बाद हम लोगों ने देखा कि जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे कर सकते हैं मैथमेटिका सॉफ्टवेयर में। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द इनपुट सेट टेक्स्ट इन मैथमेटिका। मैथमेटिका के अंदर आप लोगों ने इनपुट कैसे देनी है, वो कैसे मैनिपुलेट होगी और किन स्टेजेस के ऊपर ये वर्क करता है आपका मैथमेटिका सॉफ्टवेयर। इसमें जो मैथ लिंक है उसके बारे में डिस्कस किया हमने, कर्नल के बारे में देख लिया और हमने फ्रंट एंड को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया।